Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Naseem Zulfikar, and today I'm going to solve the paper of mine because you know कि मैं जो है वो दुआई इल्म कोचिंग सेंटर में जो है वो टीच करता हूँ और इसके जो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, इसकी सोल्यूशन यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ। इसकी जो PDF है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो MCQs हैं उसको देखते हैं। और first MCQ is a solution which resists the change in pH is called a dash solution. So this is actually a buffer solution. Second, the reactions which proceed only under the influence of light is termed as photochemical reaction. Third, the pH of lemon juice is likely to be. अब लेमन जूस चूँकि एक वीक एसिड है तो इसका pH जो है वो नियर टू 7 होगा, ठीक है, दैट इज़ 5 होगा। मतलब 7 से कम होगा बट बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, 3 नहीं हो सकता वरना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़, हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है तो ये होती है जूल। फिफ्थ है द शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज, तो BF3 का जो शेप होता है वो हमारा ट्रायगोनल होता है। सिक्स्थ है फॉर एन आइसोबेरिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू, आइसोबेरिक मीन्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे Q जो है वो एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हुआ, डेल्टा H। सेवंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में होंगे जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि जब 3 को डिवाइड करेंगे 71 से तो ये सबसे छोटा नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो उसका तरीका सिंपल ये होगा, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के आप मोल्स निकाल लें, जिसके मोल कम आएंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, दैट्स इट। और मोल निकाला आप जानते हैं कि मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, दैट्स द थिंग। एट्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ डायपोल मूवमेंट, किसका डायपोल मूवमेंट होगा, जिसमें जो पोलर होगा उसको डायपोल मूवमेंट होगा, जैसे वाटर का होगा, बिकॉज वाटर यहाँ पर हमारे पास जो है वो पोलर नेचर के, दैट्स व्हाई इट हैज अ डायपोल मूवमेंट। नाइन्थ द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथीन मॉलिक्यूल आर व्हाट, इथीन है C2H4, उसमें 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, ये ऑप्शन। 10th है प्रेसिपिटेशन अकर्स इफ द आयनिक कंसंट्रेशन इज, प्रेसिपिटेशन कब होती है जब आयनिक कंसंट्रेशन मोर देन KSP होता है, बी ऑप्शन। 11th है 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, बिकॉज 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल होगा तो 1 मोल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगाड्रोस नंबर जितने होंगे दैट इज 6.02 × 10⁻23। 12th है कैटलिस्ट एक्सेलरेट्स द रिएक्शन बाय, पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात की जा रही है तो बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। 13th द डैश ऑर्बिटल कंटेन्स नो नोडल प्लेन, दैट्स S ऑर्बिटल। 14th है द क्रिस्टल हैविंग A = B = C and अल्फा = बीटा = गैमा = 90 डिग्री हैव डैश क्रिस्टल सिस्टम, जो क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम होगा। 15th है डैश कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो वॉयलेट का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है और हाईएस्ट एनर्जी होती है। 16th है 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस विल ऑक्यूपाई डैश DM³ at STP, 35.5 क्लोरीन गैस है ना ये, तो अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे इसमें तो ये ऊपर आ जाएगा 35.5 और क्लोरीन का जो हमारे पास एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट आएगा क्लोरीन गैस हमारा यहाँ पर Cl2 है तो 71 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.5, तो 11.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। चूँकि 0.5 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 22.41 से, ठीक है। नेक्स्ट है विच गैस अमंग द फॉलोइंग विल डिफ्यूज द फास्टेस्ट, जो सबसे लाइट मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा दैट इज CH4 की मॉलिक्यूलर वेट चूँकि सबसे कम इसलिए सबसे फास्ट ये डिफ्यूज करेगा। तो ये 17 MCQs होंगे। इसके बाद सेक्शन B में आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, रीजन से वो सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 में मैंने इसमें दिया है डिफाइन हीट ऑफ फॉर्मेशन, और हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालें इथेन का दिए गए रिएक्शन से। 4 इक्वेशंस दिए गए, ऐसे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। अब देखो उसके इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं ना, ये हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है, दिस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, 3 नाम दे देते हैं। तो आपको पता है कि इक्वेशन 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 को 3 से, फिर उसके बाद हमें इनको जो है वो ऐड कर देना होगा। तो उसका जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2C प्लस 2O2 और ये हमारे पास बन रहा है 2CO2 और डेल्टा H इसका हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 394, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने कैलकुलेटर यहाँ पर ऑन किया, इधर ले आता हूँ इसको, क्या तो 394 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये 788 हो गया किलो जूल पर मोल। उसके बाद इसको 3 से करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन को, 3H2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 3/2O2, उसके बाद 3H2O
और डेल्टा एच हमारे पास आ गया इसके अंदर, चूँकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस 140 विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा माइनस का 420 किलो जूल पर मोल। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो ये हमारे पास हो गया 2C प्लस 3H2 प्लस 7/2 O2 और ये बन गया 2CO2 प्लस 3H2। अब क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन है ना इससे इसको माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा C2H6 प्लस का 7/2 O2, ये हो गया 2CO2 प्लस 3H2। अच्छा, यहाँ पर ऊपर वाले की हीट ऑफ फॉर्मेशन तो यहाँ पर प्लस नहीं किया हमने, अब कर देते हैं 788 प्लस का 420, साइन माइनस का आएगा, माइनस का 1208 सॉरी किलो जूल पर मोल। और इसका डेल्टा एच यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस का 1560। अब चूंकि माइनस करना है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस, ये फिर ये माइनस, ये भी माइनस होगा, ये कट हो जाएंगे कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये। तो अब देखो डिजायर्ड इक्वेशन आ गई 2C प्लस 3H2, ये माइनस का C2H6 से इक्वल टू इधर जाएगा, प्लस का C2H6 हो जाएगा और डेल्टा एच की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भाई, तो 1560 प्लस माइनस 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 करेंगे 1208 से, तो 352 साइन बढ़ा आएगा, प्लस बढ़ा है तो प्लस का 352 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, और दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन 3, गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस क्रोमियम इन Cr2O7-2। तो Cr2O7-2 में क्रोमियम का कितना निकलेगा, निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट है Cr मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस O मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा Cr मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू -2, तो Cr इंटू 2 इज इक्वल टू 2, उसके बाद प्लस का 7 टू 14, Cr बराबर हो गया 14 और 2 16, 16/2। एक मिनट, तो Cr2O7 है, ऑक्सीजन -2 7 टू 14, ठीक है। अच्छा, माइनस का 2 और प्लस का 14 है ना, सॉरी, तो ये हमारे यहाँ पर 12 हो गया ना, डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास क्रोमियम यहाँ पर निकल गया, दिस इज +6। बी ऑप्शन में सल्फर निकालना है इन Na2H2O3 इस कंपाउंड के अंदर, तो Na इंटू 2 प्लस S इंटू 2 प्लस O इंटू 3 इक्वल टू 0। सल्फर का निकालना है तो ये तो +1 इंटू 2, ये +2 हो गया, प्लस सल्फर इंटू 2 और ये आएगा -2 इंटू 3 -6 इक्वल टू 0। S इंटू 2 इज इक्वल टू 6 - 2, S इक्वल टू 4/2, तो सल्फर यहाँ पर +2 निकल गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन इन OF2, OF2 है ना, O मल्टीप्लाई सॉरी O प्लस F मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू ये प्लस का 2 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, Mn इन KMnO4, डी ऑप्शन में हमें Mn का निकालना है इन KMnO4, तो K प्लस Mn प्लस O इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो K यहाँ पर हमारे पास हो गया, दिस इज +1 प्लस Mn प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज +1 प्लस Mn माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, और Mn यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस का 7, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास चारों निकल गए इसके। ठीक है, नेक्स्ट रीजन से फॉलोइंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल, तो यहाँ पर इसका सिंपल है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है कि फॉलोइंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑलवेज स्फेरिकल होता है। ग्लिसरीन इज डिस्टिल्ड एट रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है, तो इस वजह से रीजन ये है कि एट नॉर्मल
एट नॉर्मल प्रेशर पे क्या होता है, ग्लिसरीन इज डिकम्पोज्ड, ग्लिसरीन इज डिकम्पोज्ड अपॉन हीटिंग। जब उसको हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है। सो इट इज, इसी वजह से इसको डिस्टिल किया जाता है एट रेड्यूस्ड प्रेशर के अंदर। नेक्स्ट है वाटर वेट्स द वॉल ऑफ कंटेनर बट मर्करी डज नॉट। वाटर जो है वो वॉल ऑफ कंटेनर को वेट करता है लेकिन मरकरी नहीं करता। तो के रीज़न इसके पीछे क्या है, इसके पीछे रीज़न एडेसिव और कोहेसिव फोर्स का हमारे पास इसका एक रीज़न है, ठीक है। तो एडेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज मोर देन मरकरी से ज़्यादा इसकी एडेसिव फोर्स होती है। सो इट वेट्स द वॉल ऑफ कंटेनर। तो इस वजह से वो वॉल ऑफ कंटेनर को जो है वो वेट कर देता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ जीरो ऑर्डर। फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर क्यों होता है, बिकॉज फोटोकेमिकल, क्योंकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, या बिकॉज द रेट ऑफ, इस तरह लिखना चाहिए कि द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस ओनली डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, intensity of radiation and not the concentration of reactant। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हमारे पास होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन 7 है सेक्शन बी के अंदर, इसमें एक और न्यूमेरिकल मैंने दिया है। फॉर द रिएक्शन दिस रेट कांस्टेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज इतना एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इतना। मतलब रेट कांस्टेंट दो कंडीशन पे रेट कांस्टेंट बताना है, रेट मतलब ए और बी में। ये जो है वो केमिकल काइनेटिक्स से जो है वो ये आया हुआ है जो न्यूमेरिकल है। तो ए और बी दोनों को अलग अलग करते हैं। एक अगर हम डेटा बनाएंगे, रेट कांस्टेंट बताना है, के आपको बताना है, जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन ए की जो है वो भी 0.2 मोल पर डीएम क्यूब है, और जो बी है उसकी भी इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास जो है वो 0.2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको दिया हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है, दिस इज 9.04 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज मोलैरिटी पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है तो हम रेट लॉ लगा लेंगे इसके अंदर। तो रेट लॉ के मुताबिक जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो बराबर होता है के, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो देखिए रेट हमें रेट कांस्टेंट निकालना है ना बच्चों। तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा, हमारे पास रेट है 9.04 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये नीचे हमारे पास डेनोमिनेटर में आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2। अब इसको हम यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 9.04 इंटू 10⁻⁻⁴, और नीचे आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2, तो ये हमारा आ गया 0.02, के आ गया हमारा 0.022। यूनिट निकालनी पड़ेगी इसकी भाई, यूनिट निकालनी पड़ेगी। यूनिट क्या निकल जाएगी, के की यूनिट अगर हम निकालेंगे तो देखा जाए तो के की यूनिट निकालनी है ना। तो इस तरफ से हमारे पास लेफ्ट साइड से मोलैरिटी पर सेकंड है इज इक्वल टू के, और ये मोलैरिटी एक इधर पर, एक मोलैरिटी एक इधर पर है। मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल, तो मोलैरिटी इनवर्स और सेकंड इनवर्स आ गया, इसकी यूनिट आ गई। अच्छा, सेकंड बी पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं कि बी की कंसंट्रेशन को अगर हम डबल कर दे रहे हैं तो रेट कांस्टेंट बताइए। अच्छा, जब बी का डेटा हम बनाएंगे तो देखो के बताना दोबारा से, ए की कंसंट्रेशन ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे पास सेम रह रही है जैसे कि 0.2, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दे रहे हैं। पर डबल करने से मुराद के 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, डबल करने का मतलब ये है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2
ये हमारा हो जाएगा दिस इज 0.4 मोलर। अच्छा, आपको पता है कि जब हमारा कंसंट्रेशन डबल होगा तो रेट भी डबल हो जाएगा। तो आर हमारे पास हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। तो दिस इज 9.04 इंटू 10⁻⁻⁴। ये जो भी है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 1.8 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आ गई मोलरिटी पर सेकंड। अब हम यहाँ पर दोबारा से क्या करेंगे बच्चों के, हम यहाँ पर सॉल्यूशन करके अगेन इसमें हम जो है वो रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो रेट कांस्टेंट सेम आ जाएगा उसी तरह से, बस 1.8 इंटू 10⁻⁻3 और नीचे 0.2 इंटू 0.4 होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आंसर आपका पहले आया था के का सेम वही आंसर दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब रेट कांस्टेंट किसी एक इक्वेशन के लिए फिक्स टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट रहता है, आप कंसंट्रेशन कितना भी कर दें। तो ये हमारे पास दो आंसर्स इसके आ गए हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो है वो इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो दो इक्वेशंस हैं यहाँ पर, ठीक है, ए और बी। मैंने एक एसिडिक और एक बेसिक मीडियम में आपको दिया है। जैसे कि ये हमारा बेसिक मीडियम में बैलेंस इसको करना है, ठीक है। तो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे इक्वेशन को, पहले स्टेप बाय स्टेप करना है बट मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, देयर इज नो इशू। दिस इज क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, ये कन्वर्ट हो रहा है CrO4-2 में, और ये है SO4-2, ये कन्वर्ट हो रहा है SO3-2 में। सबसे पहले देखो क्या करते हैं कि क्रोमियम और सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखो एक H2 उधर पर लगा देंगे, यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 है, तो एक H2 हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हमारे पास 4 ऑक्सीजन आ गए। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर देखो 3 तो 5 हाइड्रोजन है, और यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ 5H+ लगा देंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर 2H+ लगा देंगे। इसके बाद जितना H+ लगाया उतना ही OH- लगा देंगे दोनों तरफ, चूँकि बेसिक मीडियम है। ये 5OH- यहाँ पर भी आ जाएगा, और सेम यही 5OH- यहाँ पर भी आ जाएगा। इस तरह 2OH- यहाँ पर भी आ जाएगा, और 2OH- यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखो H+ और OH- मिलकर वाटर बना लेंगे, ठीक है। तो दोबारा से अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम चेंजिंग नहीं कर सकते। अब देखो 5OH- प्लस H2O प्लस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, ये बना CrO4-2 प्लस, अब देखो ये 5H2O बन गया यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर ये 2H2O बन गया, प्लस SO4-2, ये बना SO3-2 प्लस H2O प्लस 2OH-। अच्छा, यहाँ देखो H2O है ना, ये H2O एक यहाँ पर इधर पे चलेगा, तो यहाँ से एक माइनस हो जाएगा। तो 5OH, एक और स्टेप बढ़ा रहा हूँ, 5OH- प्लस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, ये बना हमारा CrO4-2 प्लस का 4H2O। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर हमारा देखो H2O यहाँ से कट जाएगा, यहाँ सिर्फ H2O बच जाएगा, प्लस SO4-2, ये हमारा बना SO3-2 प्लस का 2OH-। चार्जेस को बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर -5 चार्ज सिर्फ आ रहा है, यहाँ सिर्फ -5 चार्ज है, और यहाँ पर -2 चार्ज है। -5 -2, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा देंगे तो -5 दोनों तरफ हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ देखिए -2 चार्ज इधर पर है, उधर पर -4 चार्ज है। तो अब जाहिर सी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर लगा देंगे, तो क्या होगा कि दोनों तरफ चार्जेस बराबर हो जाएंगे। अब इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है कि चार्जेस को बैलेंस करते हैं। अब इस ओवरऑल चार्ज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जो है वो चार्जेस बराबर होकर जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हो जाएगा 10OH- प्लस 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, ये बना 2 CrO4-2 प्लस, सॉरी यस हाँ ठीक है, 8 H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6 इलेक्ट्रॉन प्लस का 3 H2O
प्लस का 3SO4 माइनस 2, 3SO3 माइनस 2 प्लस 6OH माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 10OH माइनस प्लस का 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा 10OH माइनस है ना, तो यहाँ 6 था, तो 10 में से 6 निकला, तो यहाँ पर 4 बचा ना, सिर्फ 4 ही लिख देते हैं। 3H2 है, यहाँ से हटा देते हैं तो उधर ले जाएंगे। 3SO4 माइनस 2 जो बन रहा है 2CrO4 माइनस 2, 8 में से 3 निकाला तो 5 बचा, 5H2O प्लस 3SO3 माइनस 2। अब देखें यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन ओवरऑल ये, ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। आप खुद चेक कर सकते हैं इसको, ये बैलेंस हुआ। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करके दिखाई। इसी तरह से एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग ये आसान है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। MnO4 माइनस 2 को पहले बनाते हैं Mn+2, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है वो C2O4 माइनस 2, इसको हम बनाते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बच्चों मसला ये कि यहाँ पर 4H2O है, यहाँ पर एक भी नहीं है। पहले यहाँ पर 2 ऐसे लगा दो, कार्बन को बैलेंस करो, फिर यहाँ पर 4H2O लगा देते हैं और यहाँ पर 8H प्लस लगा देते हैं। ऑक्सीजन नीचे देखें बराबर है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे आई थिंक कुछ भी नहीं हो रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट चार्जेस बैलेंस करने पे आते हैं। यहाँ +8 चार्ज है या -2 चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज ऊपर +6 हो गया। यहाँ +2 है, 6 में से 6 को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन लगा लेते हैं तो ये कम हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे चार्जेस। यहाँ -2 चार्ज, यहाँ 0 चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा लेते हैं तो दोनों तरफ -2 हो जाएंगे, और इस वाले इक्वेशन को बस हम क्या करते हैं भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर वाला तो सेम ऐसे ही हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस MnO4 माइनस 2, ये बना Mn+2 प्लस 4H2O, और ये बना 2C2O4 माइनस 2, दैट्स 4CO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये हमारे पास हो गया MnO4 माइनस 2 प्लस 2C2O4 माइनस 2 प्लस का 8H पॉजिटिव, ये बना Mn+2 प्लस 4H2O प्लस का 4CO2, ठीक है। तो ये बेटा ये इक्वेशन भी आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा बैलेंस्ड हो गया है। तो 2 इक्वेशंस आई हुई हैं, इलेक्ट्रॉन मेथड से दोनों बैलेंस कर दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी एंड HOM, अमोनिया वाटर। तो वेस्पर थ्योरी के लिए से अमोनिया, वेस्पर HOM दोनों से अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको बताना है, वाटर का स्ट्रक्चर बताना है। तो पहले अगर हम वेस्पर की बात करें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, VACPRT। तो जब इसकी बात करें तो देखो ये रहा हमारा अमोनिया और ये रहा हमारा वाटर। अमोनिया का स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो ये इस तरह से आएगा ना, इस तरह से आएगा इसका लेविस स्ट्रक्चर। वाटर का इस तरह से आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पेयर जो है यहाँ पर हमारे पास 4 टोटल पेयर है, बॉन्ड पेयर जिसमें से 3 है, लोन पेयर जिसमें से 1 है। और ये इसका शेप हमारे पास कैसा होता है इनका, फिर इनका शेप हमारे पास बनता है पिरामिडल, पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल जिसका हमारे पास बनेगा तो वो बॉन्ड एंगल बनेगा 107 डिग्रीज का। शेप ड्रॉ करनी है तो N बनाकर इस तरह से आपने 3 हाइड्रोजन बना दिए, और ये बॉन्ड एंगल शो कर दिया 160 डिग्री का, एक लोन पेयर दिखा दिया। इसी तरह वेस्पर से अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर निकालेंगे तो टोटल पेयर हम देख सकते हैं 4 है, बॉन्ड पेयर इसके अंदर हमारे पास 2 हैं, लोन पेयर इसके हमारे पास 2 हैं। तो शेप हमारे पास इसका कैसा निकला, एंगुलर निकला या बेंट निकला या वी शेप निकला। बॉन्ड एंगल हमारे पास कैसी निकली, इसकी बॉन्ड एंगल इसकी निकली 104.5 डिग्रीज। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन लेके उल्टा वी टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, इस टाइप का ऐसा बना देंगे, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री शो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया वेस्पर से। जब हम HOM से करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल से जब हम करेंगे, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी होगी हमें।
जैसे अमोनिया की अगर हम करेंगे ना तो सेंट्रल एटम हमारे पास यहाँ पर जो है ना जो कम होता है वही है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर हमारे पास जो है वो दैट इज नाइट्रोजन है, और सराउंडिंग एटम हमारे पास इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे नाइट्रोजन की तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएंगे। अब क्या होगा, 1s से तो बॉन्डिंग होती नहीं है, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, px को डबल कर देगा। तो ये हमारी जो कन्फिग्रेशन आई थी, ये हमारी कन्फिग्रेशन आई थी इन ग्राउंड स्टेट। अभी एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 2s1 2px1 सॉरी 2px2 2py1 और 2pz1, ये हमारे पास कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या है, आप देख सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और ये लोन पेयर px पर आपको दिख रहा है एक लोन पेयर के साथ। sp3 जब एक लोन पेयर के साथ होता है तो यहाँ पर भी हमारा जो शेप आता है वो आता है ट्रायगोनल पिरामिडल, जिसको हम लोग कहते हैं पिरामिड जैसा, और जिसकी भी बॉन्ड एंगल हमारे पास है तो वो बॉन्ड एंगल क्या है इसकी है भाई, दैट्स 104.5 डिग्रीज, सॉरी 104.5 नहीं 107 डिग्रीज। स्ट्रक्चर अगर आप इसका बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे, नाइट्रोजन लिया, फिर ये आपने लोब्स ड्रॉ कर लिया इस तरह से ट्रायगोनल टाइप के, और यहाँ पर नाइट्रोजन शो कर दिया, तो ये हमारे पास, और तीन तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, चूँकि आप सब जानते ही हैं क्या हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना हुआ है, और ये वाले जो बॉन्ड एंगल इधर पर ये 160 डिग्री की होती है। सेम इसी तरह से अगर हम HOM का स्ट्रक्चर अगर हम वाटर का अगर हम बनाना चाहें तो वाटर में सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन है, सराउंडिंग एटम हमारा हाइड्रोजन है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर हम करेंगे सेंट्रल एटम की तो ऑक्सीजन की करनी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन की हमारे पास हो जाएगी 1s2 2s2 2px 2py 2pz, चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन आगे है ना भैया, तो 1 2 3 4 ये हमारा हो गया ऑक्सीजन। 1s को रिमूव कर दो, दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो सेंट्रल एटम की, 2s एक इलेक्ट्रॉन 2py पे जंप करेगा, तो ये हमारा 2s1 2px2 2py2 और ये 2pz1 हमारे पास बन गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और 2 लोन पेयर है। sp3 के साथ 2 लोन पेयर आ जाए तो सूरत में हम लोग कहते हैं कि उसका जो शेप बना है दैट शेप इज एंगुलर या बेंट या वी शेप, कुछ भी आप कह लें, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल इसकी हमारे पास आएगी 2.5 डिग्री और कम हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड जो है वो कम कर देता है बॉन्ड एंगल को, 105 डिग्री आ जाएगी। अब उल्टा वी टाइप का जो है वो लोब आप इस तरह से बना दें, बस ये हो गया। यहाँ पर लोन पेयर दिखा दें, ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री इसका है, और इधर पर दो तरफ से हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आकर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच हो गया, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास बना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास HOM और वेस्पर दोनों से बता दिया मैंने। क्वेश्चन 10 भी न्यूमेरिकल है, कह रहे हैं सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इतने ग्राम इथेनॉल एंड इतने ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। मोल फ्रैक्शन निकालना है, कंसंट्रेशन का क्वेश्चन है। 46 ग्राम इथेनॉल, मतलब मास जो दिया हुआ है ए का वो दिया हुआ है 46 ग्राम, और मास जो दिया हुआ है बी का वो दिया हुआ है 180 ग्राम। हमें मोल चाहिए होता है तो हम इसको मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 46 ही होता है आई थिंक इथेनॉल का जो है वो एटॉमिक मास, तो ये हमारे पास 46 डिवाइड बाय 46 ये हमारा 1 आ जाएगा, 1 मोल। जबकि एन बी कितना आ जाएगा हमारे पास 180 है ना, ये डिवाइड बाय 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, मास 180 और ये, तो ये 10 मोल हमारे पास आ गया। तो आपको मोल फ्रैक्शन बताना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, आपको XA बताना है और साथ में आपको XB बताना है। अब हम इसके सॉल्यूशन कर लेते हैं। XA बराबर होता है Na/Na प्लस NB, और XB बराबर होता है NB ओवर Na प्लस NB। तो XA हमारे पास आ गया, दिस इज 1/11, और ये हमारे पास हो गया 10/11, सही है।
तो एक्स ए कितना आया हमारे पास, इसका मतलब है 1/11, 1/11, ये हमारा हो जाएगा 0.09, 0.09 आ गया। यूनिट तो कोई नहीं निकलती, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया ये। और 10/11 ये हमारा आगे 0.90, एक्स बी निकल गया। अब दोनों को अगर तुम प्लस करोगे वेरीफाई करने के लिए तो वो 1 के बराबर आएगा। हमें पता है एक्स ए और एक्स बी दोनों 1 के बराबर अगर आ रहे हैं तो उसका मतलब कि आपका आंसर सही जो है वो वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, वेरिफिकेशन करनी ज़रूरी नहीं होती है बट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, डिफाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। इफ दिस ग्राम इज डिकम्पोज्ड एट हीजिंग एज अंगर दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NO2 NO2 रिस्पेक्टिवली एट STP। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल नहीं है ये, आई थिंक इक्वेशन भी इसके अंदर नहीं दी गई क्या, चलो इक्वेशन खुद बना लेंगे। तो ये N2O5 है, ये NO2 और O2 में ब्रेक हो रहा है। 2 लगा लिया यहाँ पर, 2 2 4 2 6, नहीं बैलेंस हुआ ये। इधर पर भी 2 लगा लेंगे, इधर पर 4 कर लेंगे, अब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से लिख देता हूँ 2N2O5 ये बराबर हुआ 4NO2 प्लस O2। कह रहे हैं कि 54 ग्राम से वॉल्यूम बताइए NO2 और O2 का कितना हमारे पास बनेगा। तो वॉल्यूम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, तो पहले तो यकीनन मास हमारे निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 2NO2O5 है ना, N2 मतलब हो गया हमारा दैट इज 28 हो गया, 28 प्लस 16 इंटू 5, 108 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट्स 216। 216 ग्राम से हम पहले NO2 निकाल लेते हैं, ये हो गया 14 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 184 ग्राम बन रहा है। तो 54 ग्राम से कितना बनेगा, तो x ग्राम बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, तो रेशो ले लेते हैं, 216 इज इक्वल टू 184 सॉरी इज टू 184 इक्वल टू 54 इज टू x। तो 216 अपॉन 184 इज इक्वल टू 54 ओवर x, तो ये हो जाएगा 216 x इक्वल टू 54 इंटू 184, x बराबर हो जाएगा 58 इंटू 184 डिवाइड बाई 216। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दिस इज 54 इंटू 184 डिवाइडेड बाय 216। ये हमारा x आ गया यहाँ पर हमारा कितना बच्चों, 46 ग्राम ऑफ NO2। इतना ग्राम NO2 हमारा बन रहा है। हमसे वॉल्यूम पूछा है ना, तो वॉल्यूम एट STP का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इंटू 22.41। तो मास तो आ गया 46 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना निकल रहा है NO2 का, 14 और 32 46 46। तो 46 अपॉन 46 मल्टीप्लाई बाई 22.41, ये तो हमारा यही आ गया वॉल्यूम, दैट इज 22.41 डेसीमीटर क्यूब। यही आंसर हमारे पास आया। अच्छा, अगर आप सेकंड आंसर करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अगेन दोबारा से एक नई स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन करने की इक्वेशन के साथ। अब जैसे कि दूसरा निकालते हैं 2N2O5 जो बन रहा है 4NO2 प्लस O2, तो 216 ग्राम से हमारे पास 32 ग्राम बन रहा है। 54 ग्राम से कितना बनेगा, तो x बनेगा, कुछ तो बनेगा। तो 216 अपॉन 54 इज इक्वल टू 32 अपॉन x। आई थिंक गलत हो गया ये, होना चाहिए इस तरह से। 216 का रेशियो 32 से है ना, ये रेशियो है, तो डिवाइड 32 यहाँ आएगा ना, तो 54 ओवर x होगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 216x इक्वल टू 54 इंटू 32, x हो गया 54 इंटू 32 डिवाइड बाई 216। 54 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 216, ये हमारा आ गया 8। तो वॉल्यूम आ गया हमारा 8 डेसीमीटर क्यूब।
सॉरी 8, ये तो हमारा 8 ग्राम आया। इसके बाद अब वॉल्यूम निकलेगा, 8 ग्राम ऑफ O2 आया। अब वॉल्यूम निकलेगा ना, मास है हमारा 8 ग्राम और O2 हमारा 32 इंटू 22.41, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 22.41 डिवाइडेड बाय 32, यार हमारा है 5.60 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स के आंसर दोनों के आ गए इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारा बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमें, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स की फर्स्ट है Al+3 है ना, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2, चूँकि ये 10 सिर्फ लगाने हैं, 2p6 और 3s2, 6 7 8 और 10 11। अच्छा एल्यूमिनियम +3 है ना, तो एल्यूमिनियम का 13 होता है, +3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8 9 10, 1s2 2s2 2p6, 13 एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का, यस। और +3 का 3 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो 10 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 पे ये हमारा ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भी है क्रोमियम है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होता है, लेकिन 4s1 3d5 कर देंगे स्टेबल करने के लिए। एल्यूमिनियम सॉरी क्लोरीन है -1 चार्ज, 18 इलेक्ट्रॉन लगाना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 6 7 8 9 10 11 12 6 18, 3s2 3p6, उसके बाद फिर 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, 6 6 6 12 13 14 15 18 19 20। अच्छा ये हमारा 17 है ना, तो 17 18 इलेक्ट्रॉन लगाना है, 6 6 18 19 20, 17 है 17 है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो 18 इलेक्ट्रॉन लगाना है ना भाई, 6 7 8 9 10 11 12 12 6 18, तो ये 4s2 नहीं आएगा। डी ऑप्शन है सोडियम का लगाना है +1, तो 10 इलेक्ट्रॉन लें, 1s2 2s2 2p6, ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में हमारा क्वेश्चन 3b में हमारा जो है ना वो एक न्यूमेरिकल है, और एक न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन 5c में, बस दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दिस इज ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ A मस्ट बी मिक्स विद 3 मोल्स ऑफ B टू यील्ड एट द इक्विलिब्रियम 2 मोल्स ऑफ C, द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 2 लीटर्स। मिक्स्ड आ गया वर्ड, तो उसके मतलब आइस टेबल बनेगी, तो A + B है और ये बना रहा है C + D, तो ये आइस टेबल है इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम आइस, ठीक है। तो I फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये देखो ये Kc की वैल्यू दी भी है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ A मस्ट बी मिक्स विद 3 मोल्स ऑफ B, मतलब आपको स्मॉल a स्मॉल इनिशियल कंसंट्रेशन बतानी है। अच्छा सॉरी A का बताया हुआ, इसके 3 मोल्स इसके बताए हुए, तो यील्ड एट द इक्विलिब्रियम शुरू में तो 0 होगा, ये -x + x 2 मोल्स ऑफ C, इक्विलिब्रियम पर हमें जो यील्ड हासिल हो रहा है वो 2 मोल्स ऑफ C हासिल हो रहा है, x मतलब 2 मोल हमारे पास है, ये भी 2 मोल है, तो ये A - x हो गया, ये 3 - x हो गया। अब देखो x की वैल्यू अगर पुट कर दें इसके अंदर, अच्छा वॉल्यूम वेसल का 2 लीटर्स है, तो वॉल्यूम की आई थिंक नीड नहीं है, इसके बिना ही काम हो जाएगा हमारा। वैसे आइस टेबल में हमेशा कंसंट्रेशन रखते हैं, 3 है ना, तो कंसंट्रेशन अगर हम इसकी रखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, चलो कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2, 3/2 हुआ तो 1.5 हो गया, ये 1.5 मोलर है, तो यहाँ पर हमारा 1.5 - x होना चाहिए, और 2 मोल है तो 2 / 2 कर देते हैं उसको, ये हमारे पास सारे 1 मोलर आ रहे हैं। अब सही है, तो ये 1.5 मोलर हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा x की वैल्यू हमारे पास है, हमें A की वैल्यू निकालनी है ना, A - x, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ठीक है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। अब इसको हम किस तरह से निकालेंगे,
चूँकि केसी की एक्सप्रेशन दी हुई है तो हमें केसी की एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी। अब केसी इक्वल टू सी, फिर उसके बाद डी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है सी डी अपॉन उसके बाद ए और बी। केसी की इक्वेशन हमारे पास दी हुई, दिस इज 0.33 हो जाएगा। 0.33 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1.5 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद नेक्स्ट इज 0.33 इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज 1.5 a माइनस का 1.5 x तो x की वैल्यू ऊपर है तो x की वैल्यू को पुट कर देना चाहिए, दैट विल बी मोर इजियर। तो 1.5 माइनस 1 हम कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इक्विलिब्रियम पर कितना, 0.5 मोलर। यस, और ये भी हमारा a माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट a पुट कर लेते हैं यहाँ पर। दिस इज 0.33 इक्वल टू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय a की कंसंट्रेशन क्या है, a माइनस 1, और b की कंसंट्रेशन, और जो b है उसकी कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम पर, दैट्स 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.33 इक्वल टू 1 ओवर, तो ये 0.5 a माइनस का 0.5, तो 0.31 उसके बाद 0.5 a माइनस का 0.5 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह ब्रैकेट में है ना, तो ये हमारे पास फिर 0.31 है, 0.31 है, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, ये हमारा है 0.155 a माइनस का, उसके बाद ये दोबारा से आ जाएगा 0.155 इक्वल टू 1, तो 0.155 a इज इक्वल टू 1 प्लस का 0.155। ठीक है, 0.155, तो a बराबर हो गया हमारे पास 1 प्लस 0.155 डिवाइडेड बाय 0.155। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, दैट्स 1 प्लस 0.155 डिवाइडेड 0.155, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 7.45। ए जो हमारा था वो शुरू में 7.45 मोल, मतलब मोलर हमारे पास ये मौजूद था, तो ये हमारे पास आ गई। अच्छा, मोल्स बताने हैं हमें, चूँकि मोल्स बताने हैं तो हम 7.45 को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, दैट्स 2 से, चूँकि हमें पता है कि मोलरिटी बराबर होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोल बताना है तो फिर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 7.45 इंटू 2 है, अगर कर लेते हैं उसको तो ये हमारा आ जाएगा, दिस इज 14.9 मोल्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट उसके बाद क्वेश्चन है कि हमें रेट कांस्टेंट बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है इस डेटा से। तो विथ रिस्पेक्ट टू एनओ बता देते हैं ऑर्डर क्या निकल जाएगा। 0.1 से देखें, जब ये 0.2 हो रहा है तो ये हमारा 2 से 8 हो जा रहा है, तो एनओ के रेस्पेक्ट से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का। इसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू O2 देख लेते हैं, तो जब ये 0.1 से 0.2 हो रहा है तो ये 2 से 4 हो रहा है, ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है, तो O2 के रेस्पेक्ट से रेट हमारे पास ऑक्सीजन के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, तो 2 + 1 = 3 थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। अब इसके बाद कह रहे हैं रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए, तो इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी बेटा, दैट इज NO + O2, और ये बन रहा है NO2, चूँकि सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है K × NO का, ये हमारा स्क्वायर हो गया और ये O2 हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी देख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा कोई भी उठा लें, 2 × 10⁻³ -3 = K लगाना है,
पहले वाली देख लेते हैं, तो 0.1 का स्क्वायर, उसके बाद 0.1, ठीक है। तो k बराबर हो गया 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, k के लिए निकल जाएगी यूनिट हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया बेटा 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर और 0.1। तो ये हमारा k की वैल्यू हमारे पास निकल गई 2 निकल गए। अब चूंकि सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है हमारे पास, तो थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन चुके हैं ना, तो क्या यूनिट निकल जाएगी उसकी, r ये रहा इक्वल टू k, और ये 3 जगह पर कंसंट्रेशन आ रही है ना, तो मोलैरिटी पर सेकंड इक्वल टू k, फिर मोलैरिटी मोलैरिटी मोलैरिटी, मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास मोलैरिटी -2 सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास यूनिट निकल गया। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास ये दुआई इल्म कोचिंग सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स थे जो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। तो माय नेम माई सेल्फ सर नसीम जुल्फ़िकार, और बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। जल्द हाजिर होने लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।